लॉ, बायट-सेवर्ट लॉ जो है ना, यहाँ पर ये मान लो एक करेंट वायर है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट काट लिए जिसका लेंथ हो गया dl, और एलिमेंट वेक्टर लोगे ना तो ये dl वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? dl वेक्टर। ठीक है ना। इसका डायरेक्शन के साथ दिखाएं। मान लो यहाँ पर ये एंगल जो है थीटा बन रहा है। अब अगर राइट हैंड अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे ना, राइट हैंड थंब रूल को, तो देखो यहाँ से जो करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? इनवर्ड। ये कर्ल फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से हो जाएगा, क्रॉस साइन लगा दिए मतलब इनवर्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर। छोटा एलिमेंट के कारण है इसलिए लिखोगे डीवी वेक्टर, डीवी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर जो है कहने का मतलब बायट-सेवर्ट के द्वारा लॉ दिया गया था किसके लिए? किसी करेंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। करेंट एलिमेंट के द्वारा करेंट, चूँकि करेंट देखो आई फ्लो कर रहा है, एलिमेंट यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग लेंथ लिए हैं जिसका लेंथ हो गया dl, और वेक्टर के रूप में लिखोगे तो dl वेक्टर हो गया। I इंटू dl वेक्टर को कहेंगे करेंट एलिमेंट। किसको कहेंगे करेंट एलिमेंट? I dl वेक्टर को करेंट एलिमेंट कहेंगे। इसी करेंट एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसी के लिए बायट-सेवर्ट एक लॉ दिए। सिंपल लॉ क्या है? इस करेंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो करेंट एलिमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा करेंट या जितना ज़्यादा एलिमेंट का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। करेंट एलिमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ से जो डिस्टेंस लिए है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। कहने का मतलब इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो गया r हो गया, तो जो डिस्टेंस यहाँ से लिया गया है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का, यानी वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर दूरी बढ़ेगा ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटते चला जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपात जिसको कहते हो। फिर से एक बार फाइनली समझ लो, यानी किसी करेंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एलिमेंट से उसके स्क्वायर का, यानी आर स्क्वायर का। तो बायट-सेवर्ट के अनुसार क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करेंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट एलिमेंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द करेंट एलिमेंट। इन वेक्टर फॉर्म dv वेक्टर प्रोपोर्शनल टू I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाया तो dv वेक्टर इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर बाई आर क्यू। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl r साइन थीटा बाई आर क्यू। एक आर से एक आर कटेगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, तो dv हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, यहाँ देखो साइड में लिख देते हैं वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज अ कांस्टेंट। और अगर यहाँ से सिर्फ लिखोगे ना म्यू नॉट को, तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको कहते हैं इज नोन एज परमिएबिलिटी कांस्टेंट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो ये एक नया कांस्टेंट आया
मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिसको परमिएबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़े थे, ठीक है ना, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों में एक रिलेशन भी है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में। इसके बाद हम लोग रिलेशन भी देखें, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ये दो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट ये हो गया। इसको ऐसे करके लिख देते, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट रहने दो। इसके बाद यहाँ पर 4 पाई लिखे तो इनटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। 4 पाई से क्या किए, मल्टीप्लाई किए तो 4 पाई से डिवाइड, कैंसिल करोगे इतना ही रह जाएगा। इतना करने से बेनिफिट क्या हुआ, अभी थोड़ा देर पहले लिखे हो म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितना लिखे थे याद है? 10⁻⁻7। यूनिट छोड़ दो, बाद में लिख लेंगे, है ना। 10⁻⁻7 हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 9 × 10⁻, है कि प्लस 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है ना। 1 रह जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻16। पावर को नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाता है, ऊपर नीचे करोगे ना तो साइन चेंज हो जाता है, पता है। तो 10⁻⁻7 को नीचे लाए तो हो जाएगा यहाँ पर 1/9, और पावर हो जाएगा 16 10 पर, यानी 10⁻16। अब उसको कैसे लिख सकते हैं पता है, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसको लिखोगे 1/3 × 10⁻8 का स्क्वायर। और ये पता है क्या हो जाता है इतना, हाँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c²। तुम पढ़े होगे पहले ही, वेयर c हो जाता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और इसको क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ से देखो स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला भी निकल गया एक, यहाँ से लिखोगे c² तो हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c = हो जाएगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट वायर। सर्कुलर करंट वायर, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। ये मान लो सर्कुलर करंट वायर है, और इसका रेडियस मान लेते हैं ये r हो गया। ठीक इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक, पॉइंट मान लेते हैं P। ये P जो है ना, मान लो किधर है, x। ये जो लाइन लिए हैं, तो ये मान लो लाइन जो लिए हैं सेंटर से O से P जिसको ज्वाइन किए हैं, वो x एक्सिस के लॉन्ग है। देखो यहाँ पर ये मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट को I मान लेते हैं, और इसका एलिमेंट काटते हैं। चलिए एक एलिमेंट यहाँ ले लिए dl वेक्टर, तो एलिमेंट ये हो जाएगा इस तरह से। दूसरा एलिमेंट अगर ठीक यहाँ लोगे इस तरह से, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी dl वेक्टर मान लेते हैं। एक सर्कुलर करंट वायर हो गया जिसका रेडियस r है। ठीक इसके सेंटर से
समझ गया ना, x डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जो कि मान लेते हैं x एक्सिस पर लाई करता है। यहीं पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना, क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट इस वायर का यानी छोटा सा टुकड़ा जिसका लेंथ हो गया dl, और एलिमेंट वेक्टर लेंगे तो dl वेक्टर। dl वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि डिस्टेंस एक तरह से कहोगे यहाँ से P पॉइंट से, ये मान लेते हैं r वेक्टर। r वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर। ये मान लो, ठीक है ना, ये रेडियस और r वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है ना, देखो इस रेडियस और ये जो हो गया ना, इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। और एक चीज़ बता सकते हो तुम लोग कि ये r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा? ये वाला जो है ध्यान से देखो तो, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के द्वारा अगर निकालेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण, तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर हो जाएगा, ये मान लो dl वेक्टर r वेक्टर है, तो अगर राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से अगर बात करो तो तुम जानते हो कि दो वेक्टर से जो प्लेन बनता है ना, दो वेक्टर से प्लेन, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर का भी और उस प्लेन का भी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लेंगे तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस एलिमेंट के कारण, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। इन दोनों के द्वारा जो प्लेन बनेगा r वेक्टर dl वेक्टर, और वो r के भी परपेंडिकुलर होगा और dl के भी परपेंडिकुलर होगा। इन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हो गया ये, ठीक है ना, तो इसको लिखोगे ठीक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसको कहेंगे dv परपेंडिकुलर, और दूसरा हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो dvx मान लेते हैं। ध्यान से देखो, ये थीटा है ना ये वाला, तो ये भी थीटा हो जाएगा कि जो dv वेक्टर लिखे हैं उसका दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर और एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा dv, पता है किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा dv cos थीटा, और ये हो जाएगा dv sin थीटा। वैसे उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? देखो ध्यान से, ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब व्यास से, डायमीटर तो व्यास होता है, यानी ठीक एक इस पॉइंट पर होगा, ठीक इसका दूसरा अपोजिट पॉइंट ठीक डायमीटर के अपोजिट होगा, इसलिए उसको कहेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। क्या कहते हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जो एलिमेंट है इसके द्वारा भी अगर यहाँ से लाइन खींच दो तो मैग्नेटिक फील्ड जो dv होगा इसके परपेंडिकुलर, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा इधर, ठीक है, जो ठीक इसके अपोजिट होगा, और दूसरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, इतना ही dv cos थीटा। तो जो ठीक इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इस कंपोनेंट के अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा कैंसिल। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के द्वारा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा सब सेम डायरेक्शन में होगा और ऐड हो जाएगा, जुटते चला जाएगा, और वही हमको देगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू current element
आइडियल वेक्टर, और ये हो जाएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब मैग्नीट्यूड लोगे ना तो वही जो थोड़ा देर पहले पढ़े थे लॉ, तो उसके हिसाब से क्या लिख देंगे, यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो एक चीज़ और करना क्या कि थीटा डैश कर देना। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो थीटा डैश होगा ना 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी अगर इसको लिखेंगे ऐसे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 क्यों, क्योंकि देखो बगल में लिख देते हैं, थीटा हो गया डैश 90 डिग्री, सिंस डीएल वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसलिए इतना साइन थीटा हो गया 90। डीवी लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये बचेगा आइडियल बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, समझ गया ना क्या हो जाएगा। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो जो भी होगा ना वो सब किसके लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और उसके लॉन्ग जो कंपोनेंट है डी वी एक्स किसके बराबर है, डी वी कॉस थीटा के बराबर है, यही ना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर करेंट वायर, देखो सर्कुलर करेंट वायर के कारण जो होगा तो ये हो जाएगा किसके बराबर, बी, जो बी एक्स के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी बी कॉस थीटा। और देखो एक चीज़ और बताते हैं, एलिमेंट क्या हो सकता है 0 से 2 पाई आर, पर यहाँ पर डी बी की जगह पर रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है फिगर से देख करके, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा निकालने के लिए देखो यहाँ पर थीटा है तो ये बेस कहलाएगा आधार, ये मान लो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस में हम लोग क्या लेते हैं, बेस व हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। सबको इंटीग्रेट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इंटीग्रेशन हो गया डीएल, और डीएल कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो एल बराबर 0 से लेकर के एल बराबर 2 पाई आर, समझ गए ना। पूरा लेंथ लोगे तो सरकमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई आर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई, एक चीज़ और देखो ध्यान से, इस फिगर से अगर आर निकालोगे, आर का वैल्यू, तब पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा ना। तो अगर यहाँ से लिखेंगे आर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर
1/2 और 3 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो l, और l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr से, है ना, -0, यानी एक बार लिखोगे l के जगह पर 2ir और l के जगह पर 0, तो 2πr -0, यानी कितना हो गया ये 2π कितना r हो गया। यानी यहाँ से जो B का फॉर्मूला निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का, कितना हो जाएगा, तो μ0 I r इंटू आर हो जाएगा r²। नीचे डिवाइड में देखो 2π से 4π को काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बचेगा और इंटू हो जाएगा r² प्लस x² पर पावर 3/2। ये हो गया फॉर्मूला। अगर हम लोगों को सर्कुलर करंट वायर के ठीक सेंटर पर निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम लोग में से बताओ कि इसमें से क्या 0 हो जाएगा, x हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग यहाँ से इस डिस्टेंस लिए P पॉइंट का x, अगर P को ले आएंगे सेंटर पर तो x तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे एट सेंटर, सेंटर पर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको 0 कर दोगे ना तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अगर इसको 0 कर दोगे तो कितना बचेगा, r³ डायरेक्ट लिख दें, लिख दिए, है ना। देखो r² बचेगा, r² पर पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा r पर पावर 3 यानी r³। अब इस r² से r³ को कैंसिल करोगे तो r बचेगा, यानी ये हो गया फॉर्मूला μ0 I डिवाइडेड बाई 2r। ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।